नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के नए लेक्चर में। तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है अपना, यानी उत्तर का जो मैदानी भाग है वो कैसे बना, और जो नदियों का क्या रोल था उनको बनाने में, और वो जो नदियां जो क्रॉस कर रही हैं, यानी जो पहाड़ों से उतर के हिमालय से उतर के जब प्लेन एरिया में जा रही हैं, तो कौन कौन सा क्षेत्र डेवलप हो रहा है, कौन कौन सा क्षेत्र बन रहा है। ठीक है। मैंने ये कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जो क्षेत्रीय विभाजन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो मैप में जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम मैप की बात करें तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये रेगिस्तान जो एरिया है आपका, यानी ये जो आपका राजस्थान वाला एरिया है, वहां से लेके पूरा ये बंगाल तक। ठीक है। और बंगाल के बाद थोड़ा बहुत असम में, ये पूरा प्लेन एरिया है। तो इसको डिवाइड किया गया है, इसका रीजनल क्लासिफिकेशन किया गया, उसको देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन आखिर है क्या। तो जो पहला क्षेत्र जो डिवीजन है उसको कहते हैं डेजर्ट प्लेन, मरुस्थलीय, यानी जो राजस्थान वाला एरिया है उसको कहते हैं डेजर्ट प्लेन। उसके ऊपर जो एरिया पड़ता है, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन का पार्ट है, उसको कहते हैं पंजाब प्लेन। उसके बगल में फिर आप देखते हैं कि जो गंगा वाला क्षेत्र है, जहाँ गंगा नदी बहती है पूरी, उसको कहते हैं गंगा का मैदान, गंगेटिक प्लेन। असम में मैंने बताया था कि असम में भी एक प्लेन पड़ता है, एक समतल भूमि, समतल लैंड एरिया जो मैदानी भाग है, उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन या असम का प्लेन। और एक डेल्टाइक प्लेन है जो बंगाल में, जहाँ पे क्या है ना, बंगाल की खाड़ी जो है, वहां पे जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी जब आके गिरती हैं, तो वहां पे डेल्टा का निर्माण होता है। आपने नाम सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा। तो वो भी एक प्लेन एरिया है, वो भी एक मैदानी भाग है, तो उसका भी यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि वो क्या था, वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। यानी 5 डिवीजन है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जब हम कभी किसी प्लेन एरिया के बारे में सुनते हैं ना कि ये मैदानी भाग है या ये प्लेन एरिया है, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि वहां पे यार कुछ नहीं तो कम से कम घास होगा, थोड़े बहुत जंगल होंगे, हरा भरा होगा। कभी समतल भूमि या मैदानी भाग सुन के हमारे दिमाग में डेजर्ट नहीं आता। लेकिन मैंने यहाँ पहला जो कैटेगरी है वो क्या बनाया, डेजर्ट का। तो यार देखो ना, ये जो प्लेन एरिया है ना, उसका ये वेजिटेशन, इससे कोई लेना देना नहीं है। ज्योग्राफी के टर्म में प्लेन एरिया का सिंपल मतलब होता है स्लोप से, यानी ऐसा लैंड मास या ऐसा एरिया जिसका स्लोप क्या हो, मिनिमम हो। यानी कैसा हो, फ्लैट सरफेस हो, समतल भूमि। तो समतल भूमि तो रेगिस्तान भी हो सकता है, तो इसीलिए जो डेजर्ट वाला एरिया है जो राजस्थान में पड़ता है वो बिल्कुल समतल भूमि है, तो वो भी हम उसको भी प्लेन एरिया में पढ़ते हैं, वो भी ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन का ही पार्ट है। तो जैसे ये 5 नाम है, डेजर्ट का प्लेन, मरुस्थलीय भाग जो है, पंजाब प्लेन, गंगेटिक प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन और डेल्टाइक प्लेन, इन सब के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है ये चीज। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि जैसे जो डिवीजन किया गया है, यानी जो इंडियन ज्योग्राफी में जो ये अलग अलग ये 5 नाम पढ़ रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि क्यों पढ़ रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, क्यों नहीं पूरे ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन को हम साथ ही पढ़ लेते हैं। जो हम आगे जब इसके बारे में डिटेल में जब चर्चा करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, इन पांचों की। ठीक है। बिल्कुल अलग नेचर है, बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन है क्या है, ये प्लेन एरिया। ठीक है। जैसे किसी पेरेंट्स के मान लीजिए 5 बच्चे हैं, पांचों के अलग गुण होंगे ना, अलग नेचर होगा, अलग कैरेक्टर होगा, लेकिन उनका अगर सम्मिलित रूप में उनकी अगर पहचान देखी जाए तो वो क्या है, कि वो भाई फलाना सिंह के बेटे या फलाना उसके बेटे हैं। है ना, कि उनका एक पहचान है। तो इसी तरह ये जो पांचों हैं, इनकी अलग खूबियां हैं, अलग कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन वो पांचों क्या है कि वो पांचों है तो एक ही चीज, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन का पार्ट है। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, कहाँ से हम शुरुआत करते हैं पहला। अच्छा, इसको मैं अगर मैप में देखूं तो मैप में अगर कैसे बना सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं मैप वर्क अब आपको आया, वैसे ये मेंस में आता है, प्री में तो कहीं नहीं पूछता, लेकिन प्री में भी ये लोकेशन पूछ सकता है कि क्या है, ये एरिया कौन सा है। जैसे यहाँ देखिए आप, ये जो आपके क्षेत्र है ना, ये हो गया आपका कौन सा, मरुस्थलीय वाला भाग, मरुस्थलीय। ये आपका कौन सा हो गया, पंजाब प्लेन। ये आपका कौन सा हो गया, गैंगेटिक प्लेन, मतलब गंगा का क्षेत्र।
ये वाला आपका हो गया ब्रह्मपुत्रा वाला। और ये जो नदी है, ये जो एरिया है, ये सुंदरबन वाला डेल्टा है, ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बांग्लादेश को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश को अगर कंसीडर करें तो ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा। लेकिन खाली इंडिया की बात करें तो ये छोटा सा पार्ट यहाँ बंगाल के पास पड़ता है। ये कौन सा है? डेल्टाइक प्लेन। से जब मैं डेल्टाइक प्लेन पढ़ाऊंगा ना, तो एक चीज बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्या था? पहला था डेजर्ट प्लेन, यानी कौन सा? मरुस्थलीय वाला। ये वाला आपको पता ही है, राजस्थान वाला एरिया है, वहां ये पड़ता है। तो अच्छा, ये सवाल ये उठता है ना कि आखिर ये जो थार डेजर्ट, जो से उसको थार डेजर्ट भी कहते हैं, थार का रेगिस्तान। ये जो थार डेजर्ट है, या ये जो राजस्थान वाला जो हिस्सा है, यानी जो मरुस्थलीय भाग है, ये बना कैसे? तो यार देखिए, कोई भी अगर मरुस्थल बन रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा दो फैक्टर होते हैं, दो कारण होते हैं। पहला, बारिश। बारिश मतलब बारिश का कम होना, ज्यादा होना नहीं। बारिश कम होती है, बहुत कम। दूसरा, वेजिटेशन, मतलब पेड़ पौधे। वो क्या है? मिनिमम, क्योंकि सिंपल सी बात है, बारिश नहीं होगी तो भाई पेड़ पौधे कहाँ पनप पाएंगे? नहीं पनप पाएंगे। तो जब जो अपना डेजर्ट प्लेट है, यानी जो आपका वो है, राजस्थान वाला जो आपका भाग है, जो हम थार डेजर्ट भी जानते हैं, तो ये कैसे बना? ये ऐसे बना ना, ये एक तो वो पश्चिम में पड़ता है। पश्चिम में पड़ने का मतलब क्या हुआ? अगर हम मैप देखें इंडिया का, तो ये वाला भाग है जो कि इसको हम कहते हैं कि ये मरुस्थलीय वो है, प्लेन है। तो यहाँ पे बारिश कम है, ठीक है। लेकिन हमको ये पता है कि भाई इंडिया में तो मानसून से बारिश होती है, तो मानसून से यहाँ बारिश क्यों नहीं होती? तो एक ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ, बहुत छोटे में समझिएगा। जब मानसून डिस्कस करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, सारा सब कुछ आप लिंक करते जाएंगे। अभी बस इतना समझिए कि जब ये हवाएं यहाँ, मानसून की हवाएं जब यहाँ से आती हैं समुद्र से, एक ब्रांच इधर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का वाला ब्रांच। और एक ब्रांच होता है जिसको कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच। यहाँ अरब सागर है तो अरेबियन सी ब्रांच हो गया, ये बंगाल की खाड़ी है तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो गया। ये ब्रांच यहाँ जाता है, फिर यहाँ से घूम के ये पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश कराता है। और ये जो ब्रांच है ना, ये यहाँ से एंट्री करता है थोड़ा सा। एंट्री करने के बाद ये राजस्थान वाले हिस्से को बाईपास करते हुए इधर चला जाता है, यानी इधर नहीं पहुंचता। ठीक है, इधर ये एंट्री नहीं करता राजस्थान वाले एरिया में, इसलिए यहाँ बारिश नहीं होती है। तो बारिश से ये बच गया, बारिश हुई नहीं। दूसरी चीज कि भाई, एक तो यहाँ बारिश नहीं हुई, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो नदियां हैं ना, जैसे आज ये रेगिस्तान, ये शुरू से ऐसा नहीं था, यहाँ पे पहले नदियां हुआ करती थी। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, सरस्वती नदी, गंगा यमुना सरस्वती। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो सरस्वती नदी थी ना, वो इस क्षेत्र में बहा करती थी। डिबेटेबल है, कोई मतलब इसका भी वो नहीं है, प्रूफ नहीं आया है, रिसर्च का टॉपिक है ये। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सरस्वती नदी नॉर्थ इंडिया में बहती थी, यहाँ प्रयागराज इलाहाबाद के पास संगम होता था गंगा यमुना सरस्वती का। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये राजस्थान वाले क्षेत्र में बहती है। तो जो हमारे वेद हैं, वेद पुराण जो है, उनमें सरस्वती नदी का मेंशन किया हुआ है। तो यही माना जाता है कि उन वेदों के अनुसार यही माना जाता है कि जो सरस्वती नदी थी वो राजस्थान वाले एरिया में बहती थी। तो जो थार डेजर्ट है ना, थार का रेगिस्तान है, ये नदी वाला एरिया था, नदी क्षेत्र था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, नदियां सूखती चली गई। क्यों सूखती चली गई? क्योंकि यहाँ जो ये जो यहाँ का जो मौसम है ना, वो बहुत गर्म है। गर्म के साथ क्या है? शुष्क है। यानी क्या है? हॉट है, हॉट के साथ क्या है? ड्राई है। इसकी वजह से जो इवेपोरेशन है, यानी जो वाष्पन की क्रिया है, वाष्पन यानी इवेपोरेशन, वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रेसिपिटेशन। यानी जो वर्षण, यानी जो ऊपर से बारिश हो रही है, उसकी तुलना में वाष्पन ज्यादा है। तो यार जितना आया नहीं, उससे ज्यादा तो चला गया, तो कहाँ से मतलब नमी रहेगी?
वाष्पन क्रिया ज्यादा है और प्रेसिपिटेशन क्या है, बहुत कम है। इसलिए जो नदी थी भी उनमें पानी मिला नहीं उनको, तो वो सूखती चली गई। ठीक है। इस वजह से ये रेगिस्तान यहाँ यानी थार डेजर्ट जो हमारा है वो फॉर्म हुआ। अगर एक कॉन्सेप्ट की और बात करें तो कॉन्सेप्ट और मैं दे दूं आपको। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, सांभर झील। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। सब जानते हैं। सबने जीके में पढ़ा होगा, सबने याद किया होगा कि हाँ, सांभर झील खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है, राजस्थान में पड़ता है। तो यार सवाल ये उठता है कि राजस्थान में कोई समुद्र तो है नहीं। हम्म। तो फिर ये जो सांभर झील है जो कि खारा पानी का झील है, यानी कैसा है, सॉल्टी वाटर। तो यहाँ ये नमक वाला पानी कैसे पहुंचा? हमें पता है कि समुद्र में नमक वाला पानी होता है, खारा पानी होता है। इस झील में नमक वाला पानी कैसे पहुंचा? समुद्र तो बड़ा दूर है वहां से। यार ऐसा जानते हैं ये क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ, जैसे मैंने अभी पहले बताया ना आपको, कि यहाँ जो वाष्पन की क्रिया है यानी इवेपोरेशन है वो बहुत ज्यादा है, और वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन क्या है, वो बहुत कम है। तो हुआ क्या कि ये जो झील थी, सांभर झील थी, जो कभी क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर लेक हुआ करती थी। फ्रेश वाटर यानी शुद्ध जल, यानी क्या बोलते हैं, मीठा जल। मीठा जल का जो ये स्रोत था, मीठा जल का ये हुआ झील थी। तो यहाँ से इतना ज्यादा वाष्पन हुआ कि पानी तो भाप बन के उड़ता गया। पानी क्या हुआ, उड़ता गया। लेकिन जो सॉल्ट थे उस झील में वो तो रहे उतने, यानी जो सॉल्ट थे उनका कंसंट्रेशन क्या हुआ, वो बढ़ता गया। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम पानी था, और उस समय क्या था, 10 ग्राम नमक था उसमें। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल समझिएगा। 100 ग्राम पानी था, 10 ग्राम नमक था, यानी नमक कितना है, 10% हुआ। लेकिन समय के साथ सारा पानी उड़ता गया, अब पानी कितना बचा, 30 ग्राम। और नमक तो उतना ही रहेगा, 10 ग्राम। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कितना नमक हुआ, 33% लगभग। यानी जो कभी शुद्ध जल का स्रोत था, झील थी, वो आज क्या हो चुकी है, वो खारा पानी का झील बन चुकी है। यानी इसमें समुद्र का पानी नहीं आया, ये इसका स्वयं का पानी है, जो इवेपोरेशन की वजह से फ्रेश वाटर उड़ता गया, और सिर्फ क्या बचा, सॉल्ट बच गया। वो लेक कैसा हो गया, वो सॉल्टी हो गया। और आपको तो पता ही है कि उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों का शहर कहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। आज आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये जो आपका डेजर्ट वाला जो प्लेन है, जैसे कुछ ऐसा जो डेजर्ट वाला प्लेन है राजस्थान का जो हिस्सा है, यहाँ इसकी कुछ खासियत है। इसकी पहली खासियत ये कि जो दुनिया में डेजर्ट पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो भी डेजर्ट यानी उष्णकटिबंधीय और इस एरिया में जो डेजर्ट पाए जाते हैं, उन डेजर्ट से ये अलग है। क्यों? पहली चीज की ये कि ये जो डेजर्ट है ना, इसकी बायोडायवर्सिटी काफी अच्छी है। यानी जैव विविधता काफी अच्छी है, जैव विविधता यहाँ काफी है। जैव विविधता मतलब कि ठीक है, प्लांट्स तो नहीं है यहाँ, प्लांट्स वही मिलेंगे, कैक्टस मिलेगा, मतलब वही कांटेदार जो प्लांट्स होते हैं जनरली वही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एनिमल है ना, एनिमल की वैरायटी बहुत है यहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है ना, काफी रिच है। ठीक। दूसरी चीज की, जो थार का रेगिस्तान है, मरुस्थल वाला जो एरिया है, ये बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल है, ठीक है, मजबूरी थी बेचारे की, नदी सूख गई तो ये बंजर हो गया, लेकिन ये फर्टाइल एरिया है। तो अगर इसको पानी मिले कैसे भी, मान लीजिए कि आपने सिंचाई का साधन कुछ कर दिया, व्यवस्था कर दी ऐसी, तो ये एरिया फर्टाइल है, यहाँ पे प्रोडक्शन काफी अच्छा हो सकता है। इसीलिए जो इंदिरा गांधी कैनाल बना, जो सतलज नदी से निकलती है, ये जो कैनाल बना, इंदिरा गांधी कैनाल, जो राजस्थान से गुजरता है, इस कैनाल ने ना इस क्षेत्र की पूरी दशा बदल दी। कभी आप गूगल मैप में जाके देखिएगा, इस एरिया में, जिस एरिया से ये कैनाल गुजर रहा है, इंदिरा गांधी कैनाल गुजर रही है,
इस कैनाल की वजह से जो इसके आसपास के एरिया है ना, वो लगेगा ही नहीं कि आप डेजर्ट एरिया में, इतना हरा भरा हो चुका है। ठीक। लेकिन वही जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, जहाँ पे ये सिंचाई की सुविधा नहीं है, वो उसकी स्थिति आज भी खराब है। कुल मिला के सिंपल सी बात ये है कि अगर इनको पानी मिले इस एरिया में, तो यहाँ पे आप खेती कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा जीवन यापन हो सकता है। बहुत बुरी हालात नहीं है यहाँ पे। तीसरी चीज की जो ईस्टर्न पार्ट है ना इस डेजर्ट प्लेन में, यहाँ पे खेती की जाती है। जैसे जो आपका ये राजस्थान का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, जैसे हम राजस्थान सोचते हैं तो हम क्या इमेजिन करते हैं कि यार पूरा रेगिस्तान होगा, बालू बालू, ऐसा नहीं है यार। पूरा राजस्थान बालू नहीं है। पश्चिम वाला कुछ पार्ट छोड़ दिया जाए, बाकी सारे एरिया में लोग रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, खेती भी करते हैं। यानी यहाँ पे कौन सी खेती होती है? ऐसे क्रॉप्स की खेती होती है जहाँ पे पानी कम लगे, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है। ऑयल सीड्स, यानी कुल मिला के मोटे अनाजों की यहाँ पे पैदावार होती है। मक्के की रोटी, ये सब जो कहते हैं ना, ये सब पैदावार यहाँ होती है मोटे अनाज की। तो ये सारी चीजें थी। अगर डेजर्ट प्लेन को देखा है तो डेजर्ट प्लेन में तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ बचा होगा। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंजाब प्लेन। तो ये बताइए नाम कैसे आया पंजाब? सबको पता होगा, बता देना वैसे। पंजाब का मतलब होता है पांच नदियों वाला क्षेत्र। पांच नदियों का क्षेत्र। तो पंजाब को पंजाब का नाम इसलिए पड़ा ना, क्योंकि ये जो सिंधु नदी है, सिंधु घाटी सभ्यता से हम जान रहे हैं कि सिंधु नदी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, जो सिंधु नदी है ना, जो ये बहती है, इसके पांच, कहते हैं ना, सहायक नदियां हैं। इस तरह से वो सहायक नदियां हैं। ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, ऐसे कुछ है। ये सिंधु है आपकी। उसके जस्ट बगल में क्या है? झेलम। फिर क्या है? चेनाब। ये क्या है? रावी, ब्यास और सतलज। यानी इन पांचों नदियों से, क्षेत्र से ये पंजाब एरिया पूरा बना है। यानी ये पांच नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को नाम दिया गया पंजाब। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यार सिंधु को कंसीडर क्यों नहीं करते? सिंधु, यार सिंधु जो है ना वो पंजाब, ये सिंधु का जो क्या बोलते हैं, जो क्षेत्र है वो पूरा पाकिस्तान में पड़ता है। तो हमारे लिए यही पांचों नदियां जो इंपॉर्टेंस है। सिंधु नदी हमारे लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पंजाब के पाकिस्तान वाले हिस्से में ज्यादा पड़ती है। ठीक है। इस वजह से क्या हुआ भाई, ये जो एरिया है बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल क्यों है? भाई पानी की दिक्कत है नहीं, कि पांच पांच नदियां हैं, तो जो मन करे वो खेती करो आप। ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने सुना होगा, दोआब का क्षेत्र। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जगह, बीच वाला क्षेत्र। दो नदियों के बीच का वाला एरिया यानी दोआब कहते हैं। उसी तरह जो पांच नदियों के बीच वाला क्षेत्र, उसको क्या बोले हम? पंजाब। लेकिन अगर हम सिंधु उसकी सहायक नदियों को देखें, तो हम क्या देखते हैं? जैसे हम ये देख रहे हैं, ये सिंधु ऐसे बह रही है, यानी ये जो नदियां हैं ये सब बाएं से आके जुड़ रही है ना। ये कौन सा है? ये डायरेक्शन कौन सा? ये बायां साइड है। ये नदी अगर ऐसे बह रही है तो ये दायां हिस्सा है, और ये बायां हिस्सा। यानी ये जो नदियां हैं, जो पांचों नदियां हैं, ये कौन सी हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, बाएं से आके जुड़ रही हैं। मैंने जैसे क्या किया कि दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसको कहते हैं दोआब। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो एरिया ये क्या है? सिंधु और झेलम के बीच का एरिया है ना। इसको भी नाम दिया गया है कुछ, इसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। फिर नीचे अगर हम आते हैं तो झेलम और चेनाब, इसके बीच का ये एरिया है, यानी दोआब वाला क्षेत्र है।
इसको बोलते हैं चज। नाम से याद रखिए, इसका चौ ले लीजिए, इसका झौ ले लीजिए, चज हो गया। ठीक। उसी तरह चेनाब और रावी के बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं रचना। रचना दो आप। इसका र, इसका चना वाला रचना। फिर ये रावी और ब्यास के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं बारी। ठीक है। यानी बारी। यानी ब्यास का बौ ले लीजिए और रावी का र ले लीजिए, यानी ये जो एरिया है वो हो गया बारी। ये वाला एरिया। उसी तरह ब्यास और सतलज का जो एरिया है उसको बोलते हैं बिस्ट। सब नाम से ही क्लियर है। याद करने की जरूरत ही नहीं है। ब्यास वाला ये हो गया, सतलज वाला एसटी हो गया। ये पांच नाम हो गए दोआब वाला। सिंधु और झेलम का हो गया सिंध सागर दोआब। झेलम और चिनाब का चज। रावी और चिनाब का रचना। ब्यास और रावी का हो गया बारी। और सतलज और बिस्ट का, सतलज और ब्यास का क्या हो गया, बिस्ट। तो यार सवाल है कि ये भी तो उठता है ना कि ये सारा एरिया तो हमने देख लिया। ठीक। ये सारा एरिया देख लिया कि ये इसका इसका दोआब का ये नाम है। लेकिन अगर इसको देखें, ये सतलज नदी है। ठीक है। और ये आपका रावी नदी है। तो ये वाला एरिया भी तो है दोआब वाला। इसका नाम क्या है? इसका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है ये पड़ता है भारत में। ये सब पाकिस्तान वाला हिस्सा है ये पूरा। तो हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं कि ये कौन सा क्षेत्र है। हमें इससे मतलब है, तो हमें जिस क्षेत्र से मतलब है वो पंजाब वाला क्षेत्र, हमने उसका नाम दे दिया। बाकी उसे क्या कहते हैं वो कभी जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैंने भी बताया आपको कि जो पंजाब वाला क्षेत्र है वो बहुत फर्टाइल है। ठीक है। आपको पता होगा, सबने सुना होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम का एक कॉन्सेप्ट आया था 1960s में। हरित क्रांति जिसको कहते हैं। अच्छा, ये हरित क्रांति पता है क्या होता है? इसके पीछे कहानी समझाऊं तुम्हें। कि जब हम आजाद हुए ना 1947 में, जब हम आजाद हुए तो हमारे यहाँ इतना कुछ पैदावार नहीं था। जो खेती थी वो बहुत उन्नत नहीं थी। ठीक है, मानते हैं 90% जो पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन यानी जो जनसंख्या जनसंख्या थी हमारी, वो कृषि पे डिपेंडेंट थी, लेकिन इतनी ज्यादा उपज नहीं थी कि हम कह सके कि हम पूरे अपने देश के लोगों को खाना खिला सकते हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं था। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे आबादी बढ़ना शुरू हुई तो अनाज की कमी होना शुरू हुई। जब अनाज की कमी शुरू हुई तो हमने अमेरिका या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनसे हेल्प मांगी। तो हमारे यहाँ बहुत लो क्वालिटी का वो कहते हैं ना सामान भेजते थे। जो अनाज वो भेजते थे, वो अनाज वहां पे वो पशु और मवेशियों को खिलाया करते थे। वो क्वालिटी का जो गेहूं और ये मक्का हमारे यहाँ भेजा करते थे हम भारतीयों खाने के लिए। तो उस समय जो हमारी सरकार हुआ करती थी, जो हमारे इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी जब आई तो उनके दिमाग में एक बात आई कि यार अगर कोई इंसान, सिंपल सी बात है, ऐसे सोच के देखिए, अपने ऊपर भी लागू करिए आप। अगर आपका खाली पेट है, मतलब आपको भर पेट भोजन नहीं मिल रहा, तो क्या आप दुनिया बदलने की सोचेंगे? क्या आप कुछ नया करने की सोचेंगे? क्या आप कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे? क्या आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे सबका भला हो? मतलब कुल मिला के आपका सारा ध्यान कहाँ होगा कि भाई कैसे भी मेरा खाने का जुगाड़ हो जाए, मुझे भरपेट खाना मिले। अब भाई खेत तो है आपके पास, लेकिन उपज ही नहीं है कि साल भर खाना चले आपका। और इतना उपज भी नहीं हो रही थी कि पूरे भारत के लोगों के लिए खाना उपलब्ध हो पाए। ठीक है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन था कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी। अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तो हमें ऐसे ही दूसरों के सामने कहते हैं ना कि हाथ पसार के खाना मांगना पड़ेगा कि भाई हमें दे दो, हमें दे दो, ताकि हमारा काम चले, क्योंकि ये बेसिक चीज है ना, बेसिक नीड है खाना। ये अगर आपके पास नहीं है तो फिर किस काम के आप? दुनिया में सब कुछ आप हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या है पर्पस है पढ़ने का? अच्छी नौकरी, अच्छा लाइफ स्टाइल, क्यों? अल्टीमेटली क्या एम है कि भाई पेट ही को तो संतुष्ट करना है।
खाना ही तो खाना है अल्टीमेटली। अगर मैं सोचता हूँ कभी कभी कि भगवान ने अगर पेट नहीं बनाया होता, भगवान ने भूख नहीं बनाई होती, तो इस दुनिया में कोई काम ही नहीं करता यार। क्या जरूरत थी काम करने की, दिन भर पड़े रहो, कोई एनर्जी लॉस ही नहीं होती। ठीक है, भूख ही नहीं है, कुछ करोगे ही नहीं। सब पापी पेट का ही तो सवाल है, पूरी दुनिया इसी के पीछे तो परेशान है, पेट के पीछे है। तो हम कहाँ थे, हम ये थे कि हाँ, उस समय जब ये चीजें आई तो इंदिरा गांधी की सरकार ने ये कहा कि यार कुछ किया जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए। तो मेक्सिको में एक साइंटिस्ट थे, नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। उन्होंने कुछ हाई यील्डिंग वैरायटीज डेवलप की थी गेहूं की या और अन्य प्रजातियों की, जिससे पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इससे कहते हैं ना, इससे प्रेरणा लेके भारत में एम एस स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को आ, शुरू किया। उन्होंने इस फील्ड में क्या किया कि नए नए वैरायटीज डेवलप किए पैदावार बढ़ाने के लिए गेहूं के, जो कि इंडियन क्लाइमेट और इंडियन लैंड के, इंडियन सॉइल के अनुसार सुटेबल थे। और उस चीज को कहते हैं ना वाइड स्प्रेड, यानी बहुत बड़े स्तर पे बोना शुरू किया गया। तो कुल मिला के मैं ये इसलिए बता रहा था कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ ना, ये शुरू किया गया था पंजाब हरियाणा वाला एरिया में। पंजाब हरियाणा सबसे पहले ये शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? क्योंकि कुछ नहीं करना था, बस आपको क्या करना था, जो नॉर्मल आप जो पुराने बीज बो रहे थे, जो देसी बीज बो रहे थे, उसकी जगह पे क्या करना है, आपको अब नए बीज बोना है, हाई यील्डिंग वैरायटीज के बीज बोना है। पानी आपके पास पहले से है, नदियां हैं आपके पास पहले से, सिंचाई की टेंशन है नहीं। तो मेन तो ये सिंचाई होती है ना, सिंचाई और मौसम। मौसम भी सुटेबल था और सिंचाई की सुविधा भी थी, बस आपको बीज बदलना था। यहाँ पे जब बीज बदल के देखा गया, नए यील्डिंग वैरायटीज के बीज जब डाले गए, दिए गए किसानों को, उसके साथ गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ किया। गवर्नमेंट ने भी कहता है ना कि जो आपके फर्टिलाइजर हैं उस पर सब्सिडी प्रोवाइड की, बिजली पे सब्सिडी दी। ठीक है, और और भी बहुत सुविधाएं दी, तो लोगों ने, किसानों ने अपनाया। इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी पैदावार होने लगी। ठीक है, यानी जिस खेत से 100 किलो अनाज निकल रहा था, उस खेत से अब क्या है कि 1,500 किलो अनाज निकल रहा है। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, मतलब इतनी पैदावार बढ़ गई। ठीक है, तो यार जब कहते हैं ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, यार दो पहलू तो कहने को, मेरे हिसाब से तो कई पहलू होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर कुछ चीज अच्छी हो रही है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि जो नेगेटिव होगा। ये दुनिया का परम सत्य है। ठीक है, सब कुछ अच्छा 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 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हर चीज के साथ कुछ ना कुछ, हर हर अच्छाई के साथ कुछ ना कुछ बुराई जुड़ी रहती है। यहाँ क्या हुआ, पंजाब हरियाणा में जब हमने देखा तो वहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो बहुत बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि भाई किसान को क्या, किसान को डबल मेहनत थोड़ी करना था। पहले वो 10 घंटे खेत में अगर काम कर रहा है तो आज भी 10 घंटा कर रहा है। लेकिन ये बीज और बाकी सब सुविधाओं की वजह से जो 100 किलो अनाज था वो 1,500 1,500 किलो अनाज पैदा हो रहा है अब। तो मेहनत तो कुछ बढ़ी नहीं, जबकि और आसान हो गई चीजें ना। आपको फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में सिंचाई सुविधा मिल रही है, फर्टिलाइजर्स में जो खर्चा हो रहा था वो बच रहा है आपका, इंसेक्टिसाइड सस्ते मिल रहे हैं आपको। कुल मिला के पैसा बहुत ज्यादा इस आना शुरू हो गया किसानों के पास। इसीलिए जो यहाँ के किसान है ना, इनको कहते हैं सूटकेस फार्मर। सूटकेस फार्मर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूट बूट वाले फार्मर होते हैं। ये अपनी गाड़ी से आएंगे, ठीक है, लंबी चौड़ी गाड़ी होगी, उससे आएंगे, उतरेंगे, ट्रैक्टर उठाया, खेती करना शुरू। ठीक, कार से आए, खेती करना शुरू, वापस खेती किए, दिन भर मेहनत किया, वापस कार में बैठे घर चले गए। अब जो मैं बता रहा हूँ, अपनी कहानी बताता हूँ। मैं जो बचपन में था, छोटा था, या आज भी, जब मेरे दिमाग में कोई कहता है ना किसान, तो मेरे दिमाग में इमेज बनती है। कैसी इमेज? कि भाई एक आदमी है,
वो क्या है, बैलगाड़ी हाँक रहा है, उस पे सामान लेके जा रहा है, या बैल से वो क्या कर रहा है, खेतों को अपने जोत रहा है। ठीक। यहाँ तो अलग ही केस है। यहाँ बैलगाड़ी की जगह क्या शुरू हो गए थे यूज होना, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर। ठीक है। अब वो इनसे खेत जोत रहा है, किससे घूम रहा है, वो कार से घूम रहा है। तो ये इनको सूटकेस फार्मर कहा जाने लगा। ठीक है। यार आप पंजाबी सॉन्ग देखो ना, पंजाबी सॉन्ग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए, सिंपल इसे समझा रहा हूँ आपको। जैसे जो हीरोइन होती है, जो एक्ट्रेस होती है, वो मान लीजिए कहीं से आ रही है बाहर दूसरे शहर से। वो देखती है कि एक एक लड़का या एक आदमी है, वो ट्रैक्टर पे जा रहा है ऐसे, पगड़ी वगड़ी बांध के, गमछी बांध के, खेत में काम कर रहा है, तो वो नहीं कहते, वो ऐसे इग्नोर करती है उसको। और हो सकता, कई बार कई सारे वीडियोस में तो ऐसा दिखाया है कि कुछ भला भला बुरा कह देती है। फिर वो जाती है उस गांव में, उस शहर में, उस गांव में, शहर बने गांव में, वहां देखती है कि बड़ी सी हवेली है। और फिर क्या देखती है कि वही लड़का किसी लैम्बोर्गिनी या पोर्स या बीएमडब्ल्यू से आ रहा होता है। तो यार ये सच्चाई है पंजाब और हरियाणा की, ये गलत नहीं है। ये खेत में काम करते हैं, नो डाउट ये किसान है, लेकिन इनके पास इतना पैसा है ना कि ये बीएमडब्ल्यू, लैम्बोर्गिनी, पोर्स ये सब कुछ नहीं है इनके लिए, कॉमन चीज है। ये सच्चाई दिखाई जाती है। ये म्यूजिक वीडियोस ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, नो डाउट, लेकिन ये सच्चाई है वहां की, पंजाब की है। मैंने अभी एक शब्द बोला था कि हर अच्छी चीज के साथ कुछ बुराई जुड़ी होती है। तो बुराई क्या, अब ऐसे समझिए कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा मिला वहां के लोगों को, वहां के किसानों को, उनके बाद दिमाग में एक बात समझ में आ चुकी थी कि जो खेत है या जो लैंड है, वही सब कुछ है। यानी अगर आपके पास खेत है, आपके पास लैंड है, आपके खानदान के पास, आपके समाज, आपके पास, तो आप सबके बाप हैं पैसे के मामले में। यानी खेत सबसे इंपॉर्टेंट है, लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब हरियाणा के लोगों का माइंडसेट बन चुका था। तो अब जानते हैं इससे प्रॉब्लम क्या हुई, इससे प्रॉब्लम ये हुई कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई, उसकी वजह से जो पैसा लोगों के पास आया, जो खेत की या लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ी, तो जो लोग थे, यानी जो आदमी होते थे, उनके दिमाग में ये बात आई कि यार अगर मेरा बेटा पैदा होता है, तो मेरा जो संपत्ति है उसको ट्रांसफर होगा। ठीक। यानी जो मेरी जमीन है मेरे खानदान में ही रहेगी। लेकिन अगर बेटी पैदा हुई, तो बेटी को हिस्सा देना होगा, वो हिस्सा वो ससुराल लेके चली जाएगी, यानी मेरा जो खेत, यानी मेरी जो जमीन है वो मुझसे अलग हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे एबॉर्शन वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ठीक है। फीमेल फिटिसाइड, भ्रूण हत्या, बेटी को पैदा ही मत होने दो। सबसे बड़ा सोशल इविल, ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन। मतलब अगर लड़का है तो पैदा होने दो, लड़की है तो कोख में ही मार डालो, यानी खत्म कर दो उसे। तो सोचिए ये कितना बड़ा ये सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ। एक तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई, दूसरी प्रॉब्लम क्या यहाँ देखी गई कि भाई जब आपके पास पैसा आ जाए ना अचानक से, बिना कुछ किए, बिना कुछ मेहनत किए, यहाँ कौन सा मेहनत हो रही है, कोई मेहनत नहीं है। जब तो मेहनत भले, मेहनत और कम होगी ना यहाँ पे। तो जब आपके पास पैसा आने लगे, जब उसकी कहते हैं ना बेकदरी शुरू हो जाती है, तो प्रॉब्लम शुरू होती है। यहाँ प्रॉब्लम्स क्या शुरू हुई, ड्रग एब्यूज, नशा, जो आज भी बहुत कॉमन है। मूवीज बहुत सारी बनी है, उड़ता पंजाब एक मूवी बनी है, कभी देखिएगा। ठीक है। और भी बहुत सारी मूवीज बनी है ड्रग एब्यूज पे, अभी रोज कुछ ना कुछ यार न्यूज आती है ड्रग एब्यूज को लेके। दूसरी चीज क्या, डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक। तो ये सारे कई सारे सोशल प्रॉब्लम्स ना, ये शुरू हो गए पंजाब में, हमें देखने को मिलना शुरू हो गया। तो कुल मिला के क्या देखे हमने कि जो आपका फीमेल कह रहा हूँ, क्या नाम है इसका, यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, उसके कुछ ड्रॉबैक्स देखने मिले पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में। वो दो सबसे, तीन सबसे इंपॉर्टेंट क्या थे,
हालांकि जो स्क्यूड सेक्स रेशियो यानी सेक्स रेशियो जो है ना, आप खुद देखिएगा, जनगणना उठा के देख लीजिए क्या हालत है उधर। सेक्स रेशियो बहुत बुरी है। अब तो धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, काफी हद तक सुधर गई हैं। यार, पंजाब हरियाणा में ऐसे कितने न जाने कितने गांव हैं जहां पे ना लड़कों की शादी नहीं हुई है, एक से एक लड़कों की। उसके पीछे ये रीजन नहीं कि वो बेरोजगार है या उनके पास काम धंधा नहीं है, जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, लड़की ही नहीं है। लड़कियां हैं ही नहीं तो शादी किससे करोगे भाई? जब सबको पेट में ही मार दिया तुमने, तो अपने बेटे के लिए बहू कहाँ से लाओगे? तो इसीलिए आप देखते होंगे कि ये जो यहाँ के लोग हैं ना, ये बिहार और जो यूपी है, वहां से ये लड़कियां खरीदते हैं। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। मतलब दुल्हन खरीदते हैं शादी करने के लिए कम पैसों में, जो गरीब लड़कियां नहीं होती, उनको ये जबरदस्ती उनके माँ बाप से पैसे का लालच देकर खरीद के शादी करते हैं, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। यार सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये हमारे समाज की। शुरू में तो नहीं समझ में आता, लेकिन समय के साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है ये। ठीक है, तो हमने दो देख लिया। हमने क्या देख लिया? हमने डेजर्ट प्लेन देख लिया, हमने पंजाब प्लेन देख लिया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट है उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।